So welcome to the today's session. In this current affair session, we are going to cover the important news. So first important news in today's session is Prime Minister inaugurates world's highest rail bridge over Chenab River. तो दुनिया की हाईएस्ट ब्रिज इंडिया में बनी है जी. कौन सी रिवर के ऊपर बनी है? चिनाब रिवर के ऊपर बनी है, जम्मू कश्मीर में बनी है. प्राइम मिनिस्टर मोदी inaugurated the bridge over the Chenab river and it is completed at a cost of 1486 करोड़. 8 साल लग गए जी इसको बनाते हुए. ठीक है जी. इससे होगा क्या? कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. किसके बीच में? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर. वंदे भारत एक्सप्रेस इसके ऊपर चलाई गई एंड इससे क्या हुआ? कटरा से लेके श्रीनगर का अब जो टाइम है वो 3 घंटों में एक पर्सन कटरा से श्रीनगर पहुंच सकता है. तो पहले 3 घंटे फालतू लगते थे कटरा से श्रीनगर पहुंचने में, 6 घंटे लग जाते थे. अब कितने लगेंगे? 3 घंटे. तो ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया, डिस्टेंस भी रिड्यूस हो गया. दूसरी ब्रिज भी इनॉग्रेट करी है. सेकंड ब्रिज है जी, ये रिवर अंजी के ऊपर है ये. और ये दुनिया की सॉरी नॉट दुनिया की, ये इंडिया की फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है. केबल्स मतलब जो तार होती है ऐसे स्टील्स की, उस वायर से इसको बनाया गया. ठीक है जी. तो लेट्स सी, पहले एक बार हम देख लेते हैं. ये आपकी चिनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज है दुनिया की हाईएस्ट, ये है. ये आँख, ऐसे आँख जैसी ये नीचे बनाई है और सबसे दुनिया की हाईएस्ट है. आईफिल टावर से भी ऊंची है ये. तो जो पेरिस के अंदर आईफिल टावर है उससे भी ये ऊंची है. ठीक है जी. तो पढ़िए. द आर्किटेक्चर मार्वल चिनाब रेल ब्रिज, इसको चिनाब रेल ब्रिज बोलते हैं. सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ कितना? 359 मीटर्स अबव द रिवर. चिनाब रिवर के इतने मीटर अबव है, 359 मीटर्स. 35 मीटर्स हायर देन द आइकॉनिक आईफिल टावर इन पेरिस. और कितनी लंबी है? ऊंची तो पता लग गया 359, लंबी ऐसे लेंथ कितनी है इसकी? 1315 मीटर लॉन्ग स्टील आर्क ब्रिज. ये अर्थक्वेक को भी विथस्टैंड कर लेगी. विंड्स, तगड़ी विंड्स भी आए वहां पर 260 किलोमीटर पर आवर अगर विंड्स भी चले तब भी उसको विथस्टैंड कर लेगी, नहीं गिरेगी. 120 साल की इसकी लाइफ है, 120 ईयर्स. ठीक है जी. इट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियन इंजीनियरिंग. आप देख सकते हैं. और जो मैंने हाँ जी, 8 साल लगे बनाते हुए, इनॉग्रेट अब हुई है. इसकी हाइट देख लो आप, जो अभी हमने देखा था रिवर बेड से हाइट कितनी है इसकी देख लो आप, 359 मीटर. और लेंथ किसकी कितनी? 1315 मीटर. यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ. ठीक है जी. चलें आगे. नाउ दूसरी ब्रिज कौन सी है? अंजी ब्रिज. ये इंडिया की पहली केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है. केबल स्टेड कौन सी होती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंजी ब्रिज देख रहे हैं, ये केबल स्टेड. ठीक है. ये वाई कॉलम जो आप ये देख रहे हो, ये कॉलम जो है इसको वाई कॉलम बोलते हैं. तो नीचे अगर आप देखोगे इसके सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है, यही है एक. उसके नीचे तो आग थी ना, ऐसे आग. इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये वाई कॉलम. और ये पूरा यहाँ पर इसको मतलब कह सकते हो कि अर्थ के अंदर ये अटैच है. और ये ब्रिज का पूरा जो वेट है ये केबल्स के थ्रू इसके ऊपर जा रहा है. आ रही बात समझ? क्योंकि यहाँ पर तो नीचे कुछ बना नहीं ना सकते पिलर नीचे तो. हाँ, ये तो इंजीनियरिंग मार्वल है ना, ये इंजीनियरिंग मार्वल है. हाँ बिल्कुल. अंजी इसको बोलते हैं. अंजी रिवर के ऊपर है. तो अंजी खास ब्रिज राइजेज बोल्डली अक्रॉस द रग्ड हिमालयन टेरेन. जो जैसे इन्होंने बोला सर इतना नीचे कैसे बनाई होगी, तो इतनी रग्ड हिमालयन ट्रेन है. फिर भी ट्रेन नहीं, टेरेन मतलब कि जो हमारी पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, उस पर यह बनाई गई है. देन अंजी ब्रिज इज द सेकंड हाईएस्ट रेल ब्रिज आफ्टर द आइकॉनिक. ये सबसे हाईएस्ट तो अभी हमने देखा कौन सी है? चिनाब. और ये है सेकंड हाईएस्ट इंडिया के अंदर. ठीक है जी. ये भी कनेक्ट करेगी कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन. तो कटरा बनिहाल सेक्शन को ही ये कनेक्ट करती है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन. ठीक है. और अब आगे देख लेते हैं हम. अंजी रिवर कौन सी है जी? ये चिनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी है. जैसे ये चिनाब जा रही है, सपोज करो ये चिनाब है, और इसको चिनाब को आके यहाँ से साइड से जो मिलेगी आके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी. ठीक है. जो उसके अंदर आके मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी. ठीक है. एंड अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी. ये अंजी खाल जम्मू सिटी से 80 किलोमीटर पे ये लोकेटेड है.
वाई शेप्ड पाइलॉन के ऊपर ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, एंड दैट्स इट। आगे चलते हैं। हैवी स्टॉर्म्स, ये भी विथस्टैंड कर लेगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स विथस्टैंड कर लेगी, चाहे हवा चले या कुछ होए, सेस्मिक अर्थक्वेक आ जाए तब भी विथस्टैंड कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड न्यूज़ इज व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कट रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.5%। अब व्हाट इज रेपो रेट, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, बेस रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो बहुत सारे हैं, इन सब का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज। तो बेसिकली ये ना आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जैसे एक कारपेंटर के टूल्स होते हैं, कारपेंटर के क्या क्या टूल्स होते हैं, उसका हैमर होता है, सब कुछ होता है, उसी से वो अपना काम करता है। तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जिन जो भी मैंने अभी आपको नेम बताए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब उनके टूल्स हैं। इससे होता क्या है कि आरबीआई मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। कितना मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। अब कंट्रोल करने के टूल्स कौन से हैं? जो मैंने आपको बताए। क्योंकि देखो हम किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और इन्फ्लेशन का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी ना, तो जो लोग हैं, आम जनता परेशान हो जाएगी, और सरकार को ही मतलब हम करेंगे ब्लेम कि इस सरकार के अंदर इतनी महंगाई हो गई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सब्जियां इतनी महंगी हो गई, हम सरकार को ही ब्लेम करते हैं ना, गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम होता है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को कंट्रोल में रखे। अब सरकार ने ये काम दिया हुआ है आरबीआई को, कि आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। अब इन्फ्लेशन का जो मेन चीज़ है, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में तब आती है जब इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसा होता है, लिक्विडिटी है। अगर आज आपकी जेब में पैसा है तो आप जाएंगे दुकान में, तुरंत चीज़ खरीद लेंगे, जाके खरीद लेंगे, नहीं खरीद लेंगे, चीज़ें बिकेंगी, लोग देखेंगे यार डिमांड बहुत है, लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आपकी जेब में क्या है, पैसा है, लोग खरीद रहे हैं। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो दुकानदार प्राइस क्या कर देगा, बोलेगा कि नहीं यार डिमांड बहुत है, तो पीछे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या कर दूँ मैं, प्राइस बढ़ा देता हूँ। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई पीछे से कम होती है, और लोगों के पास डिमांड कब आई, जब उनके पास लिक्विडिटी थी, पैसा थे, तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। जब डिमांड बढ़ गई तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। समझ आई? तो अब ये लिक्विडिटी को कंट्रोल कैसे करना है, अब समझते हैं हम रेपो रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, फिर उसके बाद मैं ये इस पे आऊँगा वापस। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेपो रेट। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो ये आरबीआई है, ये एसबीआई है, ठीक है, ये यूको बैंक है, ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इनको जब ज़रूरत पड़ती है, ये कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये किससे बोरो करते हैं, आरबीआई से बोरो करते हैं। अब पॉइंट ये है कि एसबीआई या जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये अपने पास अब थोड़ी रखेंगे पैसे, इनकी मेन जो इनकम सोर्स है बैंक्स का वो है इंटरेस्ट। तो ये इनकम सोर्स, इनका इंटरेस्ट कैसे होता है, ये लोन देते हैं आगे। तो लोन बैंक की एसेट होती है, लोन बैंक की क्या होती है, एसेट, और जो डिपॉजिट होते हैं वो बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी। आप अगर बैंक में पैसा जमा कराओगे वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक ने वापस देना आपको। अगर आप बैंक से लोन लोगे वो बैंक की क्या है, एसेट है, वो बैंक की एसेट है, क्योंकि वो आपसे लेगा और उसके ऊपर उसको इनकम आएगी। इनकम क्या आएगी, उसको इंटरेस्ट आएगा। अगर बैंक्स लोगों को पैसा लोन देते जाएंगे तो मार्केट में पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो डिमांड, उनके पास पैसा है जेब में, तो जाएंगे घूमने, सामान ले लिया, कभी कुछ खरीद लिया। आपके पास भी जब पॉकेट मनी आती है तो उड़ा देते हो ना, पहले 10 दिन में ये ले लेता हूँ, वो लेता हूँ, उसके बाद जब पैसा नहीं होता तो बैठ जाते हो टेक के, वो भी सोचते हैं यार क्या हो गया, महीने का आखिरी है, शायद लोगों के पास पैसे नहीं है। समझ आई? तो बैंक्स क्या करते हैं, लोन देते हैं। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई देखेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, तो आरबीआई जो पैसे देता है, मतलब अब एसबीआई को जरूरत पड़ गई, एसबीआई कहता है सर ऐसे है कि मेरे पास आगे लोन लेने वाले बंदे बहुत हैं, मेरे पास उतने डिपॉजिट नहीं है, तो आप मुझे दे दो, मैं आगे लोन पे दे दूंगा। तो अब आरबीआई बोलेगा नहीं यार, अगर इसको मैंने लोन पे दे दिया ना, पैसे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, तो ये आगे भी जिसको देगा सस्ते रेट पे दे देगा। सपोज करो 5% है, जैसे अभी 5.50 है, कितना है रेपो रेट, कितना हो गया हमारा
5.50। अभी देखा आपने ऊपर कितना हो गया, देखो यहाँ 5.5 हो गया ना, पहले 6 था, तो कम कर दिया ना रेपो रेट को, क्या कर दिया आरबीआई ने, कट कर दिया। तो अगर आरबीआई रेपो रेट पे सपोज 5.5% पे एसबीआई को दे रहा है, तो एसबीआई आगे किसको देगा, कस्टमर्स को देगा। कितने पे देगा, 8% पे, 9% पे दे देगा, बोलो यस और नो। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, बोले मान लो कि बोलेगा अब 7% हो गया रेपो रेट, तो ये 8-9 पे थोड़ी देगा, ये कितने पे देगा, 10% पे देगा, 11% पे देगा, बढ़ा के देगा ना, बोलो यस और नो। कम पे थोड़ी देगा, नुकसान थोड़ी करवाएगा, अपना दिवाली हो जाएगा। तो जब रेपो रेट बढ़ती है तो फिर आगे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो लोन्स महंगे हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो जब बंदा लोन लेने जाएगा बोलेगा इतने ब्याज पे, कहता नहीं भाई साहब रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, इतना महंगा लेके क्या करेंगे, इतने महंगे लेके इतना इंटरेस्ट रेट है तो शायद ये हमसे नहीं जाएगा। तो लोग लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है, लोग पैसा लेना बंद कर देते हैं। जब पैसा लेना बंद कर देते हैं तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, कैश फ्लो कम हो गया, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो इन्फ्लेशन कम हो गई। आई बात समझ। तो रेपो रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है या कम होती है, रेपो रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है या कम होती है। अरे सोचो ना, रेपो रेट पे वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए भी लोन महंगे हो गए और आगे लोगों के लिए भी महंगे हो गए। महंगे हो गए तो लोग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है या ज़्यादा होती है, ठीक है, कम हो जाती है इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता। रेपो रेट कम करने से क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अभी रेपो रेट को क्या किया है आरबीआई ने, कम किया, कम कर दिया, अब लोन सस्ते हो जाएंगे। तो आप अभी मैं न्यूज़ पढ़ाऊंगा तो वहाँ लिखा इट इज अ गुड न्यूज़ फॉर द लोन टेकर्स, ठीक है, बट इट इज अ बैड न्यूज़ फॉर द डिपॉजिटर्स। बैड न्यूज़ क्यों, क्योंकि जो डिपॉजिट करवाएगा उसको अब कम इंटरेस्ट मिलेगा ना। जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो लोन महंगा, तो डिपॉजिट भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। और जब रेपो रेट कम हो जाती है तो लोन सस्ता, तो डिपॉजिट भी आपको सस्ता इंटरेस्ट रेट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। आई बात समझ या नहीं। नहीं, रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। हाँ जी, ठीक है, समझ में आई। रेपो रेट समझ में आया नहीं आया बताओ। रेपो रेट मतलब 2 से लेकर 14 दिन तक का पैसा अगर बोरो करना होता है कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई से, जब जरूरत पड़ती है इनको, तो 2 से लेके 14 दिन तक का अगर पैसा बोरो करना है तो उसको रेपो रेट के ऊपर मिलता है कि सर मुझे 10 दिन के लिए पैसे चाहिए आरबीआई से, तो आरबीआई बोलेगा इतना रेपो रेट है, ले लो। तो अगर ज़्यादा मतलब 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा के लिए वो बैंक रेट होता है। क्या होता है वो, बैंक रेट। अगर 1 दिन के लिए चाहिए तो उसको हम बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सारे मतलब कमर्शियल बैंक्स लेते हैं। सिर्फ इसका 1 दिन, अब इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज का रेट भी ज़्यादा होएगा क्योंकि इमरजेंसी पैसा चाहिए। रेपो रेट 2 से 14 दिन, 14 दिन से ज़्यादा अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए तो वो कौन सा है, बैंक रेट। ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि जितनी बार भी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होएगी ये चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी चेंज कर दिया उन्होंने रेपो रेट, तो ये चेंज होते रहते हैं। साल के अंदर 4 बारी मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई की मतलब बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस कमेटी के अंदर 6 लोग होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके अंदर 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। उसका चेयरपर्सन कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, आरबीआई के गवर्नर। तो जैसे संजय मल्होत्रा हैं, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। समझ में आई। अब एग्जांपल देखो यहाँ, रेपो रेट नहीं, बैंक रेट को भी यही है, जब उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है तो बैंक रेट बढ़ा देंगे, सेम ही है बस। नहीं, ये श्योरिटी नहीं है बैंक रेट में, जिसमें चेंजेस आए हैं वही मेन चीज बताते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 2 से 14 जो लोन टेकर्स है उनको तो बस पूरे लोन्स पे ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो तो मतलब कि रेपो रेट कम हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको सिर्फ 2 से 14 दिन का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, वो नहीं, वो तो उनको जितनी देर तक उन्होंने रेपो रेट चेंजेस नहीं होती दोबारा तब तक वो कम रेट पे मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि कमर्शियल बैंक तुरंत ये बेनिफिट ट्रांसफर कर दे, करना चाहिए क्योंकि उनके पास अब लीवे है, उनके पास एक लीवे है कि उनके पास अंदर एडजस्टमेंट की कैपेसिटी है।
बट कुछ बैंक्स नहीं करते हैं, तो दूसरे बैंक्स जब करते हैं तो ऐसा कंपटीशन होता है उनके बीच में, ऐसा कंपटीशन फिर उनको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। आप भी कह सकते हैं कि भी रेपो रेट तो अब कम हो गया, तो अभी लोन्स और ये वो आपका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं अपने कमर्शियल बैंक में, फिर उनको पता लगेगा कि लोग अवेयर हैं, करना चाहिए। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, चलो रिवर्स रेपो रेट बाद में बताता हूँ, यहाँ पर पढ़ो। फॉर बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, like we take loan from the banks, repo rate is the interest the banks pay to the RBI. Why it matters? If RBI increases repo rate, loan becomes costlier, people borrow less and inflation reduces. Then what is the reverse repo rate? Reverse repo rate क्या होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को बोलते हैं हमसे ले लो लोन आप रिवर्स, क्योंकि क्या होता है कई बार छुट्टियां आ जाती हैं, ठीक है, कई बार बैंक की छुट्टियां होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज आ गई या कुछ हो गया, अब उनको पता 2-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए हमसे कोई पैसे निकलवाएगा नहीं बैंक से, तो हमारे पास पड़ा है और हमारे पास पड़ा है डिपॉजिट, तो वो हमारी लायबिलिटी, हमें इंटरेस्ट देना है, तो बैंक हमेशा ये कोशिश करेगा कि जब उसके पास डिपॉजिट आ गया वो तुरंत उसको फटाफट लोन पे दे, क्योंकि वो अपने पास रखेगा तो उसकी तो लायबिलिटी है ना, उसको तो आपने डिपॉजिट करवाया 1 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा बैंक को, उसकी लायबिलिटी है, तो अपने पास रख के बैठा रहेगा कि ठीक है बहुत पैसे हैं, नहीं, वो तुरंत क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरे पास कोई लोन टेकर आए, मैं उसको फटाफट किस पे चढ़ाऊँ, लोन पे चढ़ाऊँ, ऐसे ही करेगा ना। तो अब क्या होता है कि कई बार बैंक हॉलीडेज आती हैं, कुछ आ जाती हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, लोन लेने वाला कोई है ही नहीं, तो यार ये एक्स्ट्रा मनी है तो हमें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है, तो हम क्या करें, तो हम फिर आरबीआई को पूछ लेते हैं कि आप ले लो हमसे। अब आरबीआई रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे उनसे लोन तभी लेगा जब आरबीआई को लगता है कि इनके पास फालतू लोन है, अगर पैसे हैं इनके पास, तो अगर मैं इनसे ले लूंगा तो इनसे छीन लिया तो आगे किसी को देंगे नहीं देंगे, तो फिर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी मार्केट में, कम हो जाएगी, तो फिर वो आरबीआई को दे देते हैं कि ये ले लो आप, हमसे आप ही ले लो, तो आरबीआई फिर उनसे ले लेता है, कहता है कि मुझे दे दो आप रिवर्स रेपो रेट पे, आरबीआई फिर इंटरेस्ट देता है उनको, आरबीआई अपने पास रखता है, फिर उनको क्या देता है, इंटरेस्ट, बट आरबीआई कहता है देखो मेरे को तो जरूरत नहीं है पैसों की, मेरे को क्या जरूरत है, पर फिर भी आरबीआई को लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा कि आपसे पैसे मैं ले लूंगा और बदले में मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, पर वो इंटरेस्ट नहीं आरबीआई अपने पास रखेगा, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो आरबीआई अपने पास रखेगा, आरबीआई अपने पास रख लेगा, क्या दिक्कत है आरबीआई को खुद तो क्या यूज करेगा, खुद तो जैसे आप देखो आरबीआई को भी तो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ये कमर्शियल बैंक्स ने उनसे लिए तो हैं पैसे, तो अगर वो रिवर्स रेपो रेट पे रख लेगा जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, यही पैसे अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास पड़े हैं, उसके पास कोई लोन लेने वाला आ गया, दे देगा कि नहीं, तुरंत दे देगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी मार्केट में, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो वो बोलेगा रिवर्स रेपो रेट पे मेरे को दे दो, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगी रेपो रेट से, क्योंकि आरबीआई इज नॉट इन द नीड ऑफ द मनी, तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट इज द रेट, पढ़ो जरा यहाँ पे पता चलेगा, इट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, बैंक पार्क्स देयर मनी विद द आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट बैंक्स को, इफ आरबीआई इंक्रीजेज, अब देखो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ गया तो फिर कमर्शियल बैंक बोलेंगे यार बाहर क्यों देना लोन, आरबीआई को दे देते हैं ना, बोलो, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे कि बाहर लोगों को लोन दें या आरबीआई को दे देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, क्योंकि आरबीआई वाले पैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी नहीं होंगे, डूबेंगे नहीं कभी, मतलब बताओ आरबीआई को अगर लोन देंगे कभी डूब जाएंगे, लोगों को दिया हुआ वो एनपीए भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं उसे, अब ये आरबीआई को दिया जो बैंक कीप्स मोर मनी विद द आरबीआई एंड लेस मनी इन द मार्केट, क्यों, क्योंकि आरबीआई अच्छा क्या दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट अच्छा दे रहा है, चाहे बेटर दे या ना दे, बट एक सिक्योर्ड तो है ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देता, क्योंकि आरबीआई हमेशा कम पे ही लेगा, तो इसलिए क्या होता है, इन्फ्लेशन गोज डाउन, तो रिवर्स रेपो रेट पता चल गया, जो आरबीआई लेता है, रेपो रेट होता है आरबीआई देता है लोन, और रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई लेता है लोन। देन उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया 1 दिन के लिए पैसे चाहिए, इमरजेंसी बोरिंग फैसिलिटी फॉर द बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई ओवरनाइट, बट ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट बढ़ जाएगा तो लोन महंगे हो जाएंगे, 1 दिन के लिए भी चाहिए तो महंगा होएगा, तो फिर वो हेजिटेट करेंगे कि नहीं हमें नहीं लेना चाहिए, लाइक अ हाई इंटरेस्ट इमरजेंसी लोन व्हेन द बैंक्स अर्जेंटली नीड कैश, why it matters, act as a last resort option to maintain liquidity in the banking system. Then next is cash reserve ratio. अब कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई कहता है यार अभी भी बैंक लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, अब क्या करें, तो कह रहे यार ऐसा है कि तुम्हारे पास डिपॉजिट करवाने आते हैं लोग बहुत सारे, तुम्हारा क्या भरोसा है, भाग जाओ नीरव मोदी की तरह, नीरव मोदी है उसकी तरह भाग जाओ
या विजय माल्या की तरह भाग जाओ तो क्या भरोसा है। तो ऐसे करो, कुछ परसेंटेज है मेरे पास डिपॉजिट कराओ, कुछ जितने भी आपके डिपॉजिट हैं, जितने भी आपके पास डिपॉजिट है उसका 3% 4% कैश के सिवा डिपॉजिट कराओ, मेरे पास कराओ। तो वो उसने पहले ही छीन लिया, वो तो वैसे लोन में दे नहीं पाएगा, क्योंकि CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। इतना कैश आप मेरे को डिपॉजिट कराओ, क्योंकि भाई थोड़ा सा मेरे पास रिजर्व होना चाहिए, कल को अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ करी या कुछ ऐसा हुआ तो वो मेरे पास तो रहेगा ना। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप एज अ कैश विद द RBI। एग्जाम्पल, इफ CRR इज 4%, तो बैंक हैज 100 करोड़, तो इट मस्ट कीप 4 करोड़ विद द, तो 4 करोड़ तो वैसे भी उसका ब्लॉक हो गया, तो वो लोन में दे ही नहीं पाएगा। तो जितना CRR बढ़ता जाएगा उतना ही उसका पैसा ब्लॉक होता जाएगा बैंक का, और उतना ही पैसा वो लोन में नहीं दे पाएगा। समझ में आई बात। हायर CRR मीन्स लेस मनी टू लेंड एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन। देन लेट्स सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब RBI कहता है यार इससे भी काम नहीं बन रहा, अभी भी इसके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं कमर्शियल बैंक के पास, अभी भी बात नहीं बन रही, अभी कितना ले चुका है फिर भी कह रहा है कि नहीं। फिर कह रहा है ऐसे करो, जितने भी तुम्हारे डिपॉजिट हैं उसका 18% या 17% अपने पास रखो, या फिर उसको RBI की जो सिक्योरिटीज है उसमें डिपॉजिट करवाओ। अपने पास इतने पैसे तुम्हारे पास होने ही चाहिए, 18% आपके टोटल डिपॉजिट्स के। क्यों, कल को कोई आ गया कि सर मुझे विड्रॉ करना है, सर मेरी डॉटर की शादी आ गई, मुझे मेरे पैसे विड्रॉ करने हैं। अब अगर आप सारे लोन पे दे रखोगे तो आप उसको क्या बोलोगे कि अभी आपका पैसा हमने लोन पे दिया, अभी आएगा तब देंगे हम, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको कुछ परसेंटेज अपने पास रखनी पड़ेगी, तो वो हमेशा आपको मेंटेन करके रखनी है, ना वो कम होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं, समझ में आया या नहीं आपको बताइए। ना वो कम होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए, तो इतना तो वो मेंटेन करें। ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ये लोन्स में नहीं दे सकते। बढ़िया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करो या फिर कैश फॉर्म में अपने पास रखो। अनदर वे टू कंट्रोल हाउ सच बैंक्स कैन लेंड मनी, तो अगर हायर SLR है तो इसका मतलब लेस लैंडिंग, लेस लैंडिंग मीन्स कंट्रोल द इन्फ्लेशन। समझ में आया। देन आगे बैंक रेट क्या है, ये मैंने बोला था कि 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा लोन अगर RBI से लेते हैं कमर्शियल बैंक, तो ये द रेट एट विच RBI लेंड्स बैंक विदाउट एनी रीपरचेज एग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म लैंडिंग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लॉन्ग टर्म लैंडिंग। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लैंडिंग, ठीक है, एंड बैंक रेट इज द लॉन्ग टर्म लैंडिंग। समझ में आ गई सारे जितने भी हैं ये। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलो बैंक से तो पैसा खींच लिया, बट यार कई लोग तो खुद में, उनके पास खुद के पास बहुत पैसा है, अभी भी उनके पास खुद के पास बहुत पैसा है, वो कहते हैं हमारे पास बड़ा है, ले लो, हमें तो लोन चाहिए ही नहीं। तो फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक क्या, RBI क्या करेगा कि सिक्योरिटीज रिलीज करेगा, बोलेगा हमारे सिक्योरिटी ले लो, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, 2 साल में पैसे डबल कर देंगे। लोगों के मन में लालच आ गया, तो लोग बोलेंगे यार ये पैसा पड़ा ही है, ये क्या कर देते हैं हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जब RBI को लिक्विडिटी कम करनी होती है तो वो सिक्योरिटीज बेचता है लोगों को, क्योंकि जब बेचेगा कि ले लो आप, तो आपसे पैसा खींच लेगा। बोलो या समझ पड़ता है, तभी तो बोला है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है, GDP ग्रोथ रेट एज वेल एज इन्फ्लेशन। तो लाइक रेपो रेट अगर बढ़ा रहे हैं तो लोन महंगा हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, लिक्विडिटी कम हो रहा है, तो GDP नीचे जाएगी, ग्रोथ नीचे चली जाएगी ना। तो इतना भी नहीं रेपो रेट बढ़ा देते कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बट GDP नीचे गिर जाए। तो बहुत ध्यान से करते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए और GDP पे भी ज्यादा इंपैक्ट ना आए। और अगर हम रेपो रेट कम कर रहे हैं तो लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी बट साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर आप रेपो रेट कम कर रहे हो, लोगों के जेब पैसा आ रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो इट विल लीड टू मोर डिमांड मीन्स मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर GDP, मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर GDP, बट मोर GDP के साथ साथ इन्फ्लेशन विल ऑल्सो राइज। तो इन्फ्लेशन को भी तो क्या करना है, कंट्रोल करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जब मार्केट से पैसा लिक्विडिटी कम करनी होती है तो RBI जो है सिक्योरिटीज बेचता है, बेचेगा आपको, आपसे पैसे ले लेगा। जब लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो फिर वो आपसे सिक्योरिटी वापस खरीद लेता है कि अब वापस आपसे बाय कर ली। जब आपसे बाय कर ली तो आपको पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए, बोलो, पढ़ो जरा। RBI बायज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, बाय एंड सेल। जब बाय कर रहा है, जब आपसे बाय कर रहा है तो मीन्स वो पैसे रिलीज कर रहा है, बाय कर लिया तो आपको पैसे रिलीज कर रही है। जब सेल कर रहा है तो आपको बेचा, आपसे पैसे ले लिए।
इफ आरबीआई सेल्स बॉन्ड्स, मनी गोज फ्रॉम बैंक्स टू द आरबीआई, जो बेच रहा है तो वो पैसे ले लिए ना, एंड इफ आरबीआई बाय बॉन्ड्स देन मनी गोज बैक इनटू द बैंक्स एंड लिक्विडिटी इंक्रीजेस। एक होता है एलएएफ, लास्ट क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसमें बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों होते हैं, तो ये डेली चेंजेस करते हैं ना जो डेली, उसको एलएएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट इंक्लूड्स रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन टू मैनेज लिक्विडिटी डेली। लिक्विडिटी को डेली मैनेज करने के लिए कुछ चेंज करते हैं जो एलएएफ के अंदर, हेल्प आरबीआई मैनेज डे टू डे चेंजेस इन मनी सप्लाई। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट तो 3 महीने बाद जब ये मिलेंगे, साल में 4 बार मिलना ही मिलना है, एवरी क्वार्टर मिलेंगे ये। तो अभी पहले अप्रैल में मिले थे, अब ये कब मिले हैं, अप्रैल में जून, अब जून में मिले हैं, ठीक है। तो 3 महीने के बाद इन्होंने मिलना ही मिलना है और इन्होंने चेंजेस करने हैं। समझ में आई? अब इसको देखो जरा आप, ये मैंने समझा दिया, आप इसको पढ़िए। रिजर्व बैंक कट रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया। करंट अगर अभी कितनी है 5 पॉइंट, बट ये चेंज हो जाएगी 3 मंथ्स के बाद। ये मत बोलना कि सर मुझे तो 5.5 ही आती। चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 6 जून को चेंज हो गई। अब देखो यहाँ लिखा भी, बेनिफिट क्या आएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द होम, ऑटो एंड कॉर्पोरेट लोन बोरर्स। बोरर्स को जिन्होंने लोन लिया है उनको फायदा पहुंचेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कौन सी मीटिंग थी, ये 55th मीटिंग थी, जून 4 से लेकर 6 में। चेयरमैन कौन है इस मीटिंग का, आरबीआई के गवर्नर, उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। तो ये तीसरी बार इन्होंने रेपो रेट कम किया है। कोविड-19 में जब कोविड-19 आ गया था तो इन्होंने रेपो रेट तब कम किए थे। क्यों? क्योंकि लोगों के काम बंद हो गए, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, तो फिर रेपो रेट इन्होंने कम किया कि भाई सस्ता करो सब कुछ, लोगों के काम धंधे बंद हो गए तो लोगों के पास पैसा आएगा, दोबारा से काम चालू होगा, दोबारा से काम होगा। उसके बाद इतनी इन्फ्लेशन हो गई क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल हो गई, ये आपकी हीट वेव्स आ गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई, तो ये जो सब्जियां वेजिटेबल्स इनके प्राइसेस बढ़ गए। तो फिर आरबीआई ने रेपो रेट को क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। जब बढ़ाया तो लोगों के हाथ से लिक्विडिटी चली गई। बट अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। कितना मेंटेन करना, ये 4%, कितना 4%, -2 +2, तो मतलब 4% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, -2 +2 चल जाएगी, तो मतलब 6% तक इन्फ्लेशन चल जाएगी, और 2%, 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन चल जाएगी। इस रेंज के अंदर चलनी चाहिए। तो 6% से ऊपर चली गई थी इन्फ्लेशन, 6.57 तक चली गई थी। जिन देशों, कई देशों में तो आप ऐसे देखोगे, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 10% से भी क्रॉस कर गई, 15%, 16% इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हो गई वहाँ। और वेनेजुएला में एक बार तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इन्फ्लेशन हो गई थी, 100% इन्फ्लेशन वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये रेपो रेट मैंने आपको बता दिया है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखा इन्होंने बोला बाकी सारी सिचुएशन को देखते कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या ट्रेंड चल रहा है, कि इंक्रीज होगी या क्या होगा, उसको देखते हुए इन्होंने कम कर दिया। तो फरवरी 2025 से लेके अब जून तक इन्होंने 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। तो बेसिकली 6.5 थी, तो 100 बेसिस पॉइंट कम करके अब कितना हो गया है, 5.5 हो गई। अप्रैल के अंदर ही इन्होंने, देख लो आप, अप्रैल के अंदर ट्रिम द रेपो रेट 6.25 से इन्होंने अप्रैल के अंदर कितनी कर दी, 2.5 बेसिस पॉइंट कम कर रहे थे ना अप्रैल में भी कम करी है। तो अब जून में कितनी कर दी, 50 बेसिस पॉइंट, तो 6 - 50 मतलब 5.5 हो गई। तो रैशनल क्या है, क्यों कम कर दी, तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो गई है, सॉफ्टेंड लिखा है ना, इन्फ्लेशन कम हो गई है। और ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई है, एब्ड हो गई है। मतलब अनसर्टेनिटी, वॉर वगैरह चल रही थी रशिया यूक्रेन, और अभी भी चल रही है, बट अभी कुछ देश स्टेबल हो गए हैं। मतलब बाकी देशों में भी कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा, क्लाइमेट चेंज का बड़ा इम्पैक्ट रहा, बट अब वर्ल्ड इकोनॉमी की आउटलुक थोड़ी स्टेबल है। और टैरिफ लगा दिए थे जो यूएस ने, ट्रंप ने, तो उसको भी इन्होंने अभी टेम्परेरी रिप्राइव, हमें राहत मिल गई, उसने टेम्परेरीली इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने को अभी मना कर दिया ना उसने। तो सिमिलरली, तो दूसरी बात उन्होंने कहा फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी ठीक है, जो सब्जियों के ये प्राइसेस हैं ये भी ठीक है, फूड इन्फ्लेशन, और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो नीचे
मतलब गिर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो फिर हमें रेपो रेट कम कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है? दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, वैसे तो इन्फ्लेशन बहुत तरह की होती है, बट मैंने दो तरह की बात करी है। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में जितने भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आर्टिकल्स हैं, सबके प्राइसेस को मिलाकर हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर पूछो आप, तो जितने सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर जो जो आइटमें खरीदता है उनके प्राइसेस के अंदर जो चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से फिक्स की जाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर आपके फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस भी आएंगे, एनर्जी प्राइसेस। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या आएगा, फूड एंड बेवरेजेस, कि भाई इनके प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। देन रिक्रिएशन लाइक टॉय, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनके प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मेडिकल केयर, ये सर्विसेज, इसके प्राइस महंगे हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो ये कंज्यूमर हाउसिंग, तो लोन, ये इंटरेस्ट और ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, क्लोथिंग, कपड़ों के दाम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, शूज, एक्सेसरीज, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सबको मिलाकर चेक किया जाता है, इसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें फूड के भी प्राइसेस इंक्लूड हैं और एनर्जी मतलब फ्यूल। ये दो आइटम्स ऐसी हैं जो हाईली वोलाटाइल हैं। क्या है जो हाईली? इनके प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी एज कंपेरेटिवली इतने वोलाटाइल नहीं है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल भी इंक्लूडेड है, और इससे सारी इन्फ्लेशन गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन मान लो 1 महीने के बाद बढ़ गया। फूड क्योंकि फ्यूल हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, पीछे से आ रही है सप्लाई। फूड में भी हमारा अनसर्टेनिटी, क्योंकि मानसून, रेनफॉल कम हो गई, ज़्यादा हो गई, फ्लड्स आ गए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो डेवलपिंग देश यूज करते हैं अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए। जैसे अगर इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना, तो फिर रेपो रेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखकर ही हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। समझ आई? जो डेवलप्ड देश हैं, डेवलप्ड अमेरिका जैसे, यूएस जैसे, ये वाले, ये कोर इन्फ्लेशन देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन मतलब इसमें फूड एंड फ्यूल का प्राइस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो वोलाटाइल होते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकियों को देखकर हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। तो वो किसको यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं बच्चों? कोर इन्फ्लेशन। और हम किसको यूज करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन को। समझ में आ रही बात या नहीं? क्योंकि अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे, उन लोगों के जो मंथली एक्सपेंडिचर है, फ्यूल एंड फूड पे ज्यादा खर्चा नहीं होता उनका। बट इंडिया में सबसे ज्यादा हमारा बजट ही किस पे ऊपर जाता है? फूड एंड फ्यूल के ऊपर ही जाता है। इसीलिए हमारी पॉलिसीज को क्या देखकर बनानी चाहिए? पॉलिसीज हेडलाइन इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं, इट ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी, इंक्लूड्स ऑल आइटम्स इन द सीवे, प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, impact fluctuates significantly due to changes in the food and energy prices, useful for understanding the overall impact of the prices changes on the consumers. Core inflation क्या है? A measure of inflation that excludes volatile, ये exclude कर देता है volatile items like food and energy, typically calculated subtracting the weights of food. It provides a more stable view of the inflation. Stable view है क्योंकि इसमें volatile items तो इन्होंने निकाल ही दी हैं, and it is used by central banks and policy makers for monetary policy decisions. Is that fine? बोलो। Now if you will see कि इन्फ्लेशन आउटलुक क्या है, तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी रहेगी इंडिया में, कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3.7। तो बिल्कुल ठीक है, टारगेट के अंदर ही है। और कितने बेसिस कट करे हैं? 100 बेसिस कट किया है। रेपो रेट हमने समझ लिया, ये सारा हम समझ चुके हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी बाय विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंड रेगुलेट द, क्या कंट्रोल करता है? इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये आरबीआई क्यों करता है? क्योंकि हमारा एक एक्ट है जिसको क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके अंदर जो सेक्शन है, उस सेक्शन ने आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखेगा? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखेगा। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है, तो मैंने आपको बोला था 6 मेंबर्स होते हैं। गवर्नर कौन होता है? आरबीआई के चेयरपर्सन। जो कौन है चेयरपर्सन? आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देन डिप्टी गवर्नर, तो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एक गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स, एंड 1 ऑफ द ऑफिसर ऑफ द बैंक। तो 3 तो आरबीआई के हो गए, एंड बाकी जो 3% है इट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल। तो हो गए ना 6 पूरे, 6 हो गए। ठीक है।